नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा ये वीडियो का एपिसोड 7 है और एनसीईआरटी से संबंधित है। एनसीईआरटी की टोटल एनसीईआरटी है और वन लाइनर है। तो निकाल लीजिए अपना नोटबुक और पेन और हो जाइए तैयार। वन लाइनर ही लिखते हुए चलेंगे और ये केवीएस, सीटेट, सुपर टेट ये ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए तो बिना देरी करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं और वन लाइनर बनाते हुए चलेंगे। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का 3/4 यानी कि 71% भाग जल से ढका हुआ है। आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत भाग जल हमारे लिए अनुपयोगी है? यानी कि 99% जो जल का 99% भाग हमारे लिए अनुपयोगी है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अलग से भी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आप इन जानकारी के लिए अपने उसमें समाहित कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे नोट कर करके। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तो मिनीमाता रोग यानी कि जल के पानी में घुलने से मिनीमाता रोग हो जाता है। यानी कि जो मरकरी है, मरकरी के जल में घुलने से कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाता रोग हो जाता है। इसी तरीके से एक रोग और है, उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इटाई इटाई रोग। यानी कि किसके जल में घुलने से इटाई इटाई रोग हो जाता है? कैडमियम। कैडमियम कौन सा दोस्तों? कैडमियम। कैडमियम का जल में घुलने से, कैडमियम धातु का जल में घुलने से, धातु का जल में घुलने से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। और जल के मरकरी या पारे के घुलने से मिनीमाता रोग हो जाता है। और इससे क्या होता है? शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। और इससे जो होने वाली बीमारी हैं ये कौन कौन सी हैं? तो जल से जो बीमारियां हो जाती हैं, पेचिस है, टाइफाइड है, यानी कि मलेरिया है, हैजा है, इस तरीके के रोग जो होते हैं ये प्रदूषित जल पीने से हो जाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि हम जो उपयोगी पानी, अनुपयोगी तो हो गया 99%, जो कि इसका आंसर है ये। और 1% जो पानी होता है, ओनली 1% जो पानी होता है, 1% पानी सिर्फ मतलब उपयोगी है। और उसका भी 1% का भी हम 0.0006% ही उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 99% जो पानी है वो अनुपयोगी है और 1% पानी जो है वो उपयोग है। उसका भी हम जो अपने आप में यूज करते हैं 0.006% ही हम यूज करते हैं। तो मिनीमाता रोग मरकरी के जल में घुल जाने के कारण, और इसमें इटाई इटाई रोग कैडमियम, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। कैडमियम यानी कि कैडमियम का यानी कैडमियम धातु का जल में घुल जाने से कौन सा रोग हो जाता है? इटाई इटाई रोग। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आपको बता देते हैं कि जल दिवस यानी कि प्रत्येक वर्ष, यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस जल, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूँ, इसको जरूर लिखेंगे कि जल में संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके का उपयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कि कम उपयोग, नंबर 2 पुनः उपयोग, कम उपयोग,
पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। पुनः चक्रण दोबारा बोल देता हूँ, आप लिख लेंगे। कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, ये जल में को संरक्षण करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तरीके अपनाए जाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन एक और एडिशनल जानकारी मैं आपको देता हूँ, यानी कि तरुण भारत संघ, यानी कि जल संरक्षण के लिए कुछ संस्थाएं चलाई गई थी। जल संरक्षण के लिए क्या चलाई गई थी? जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए कुछ क्या चलाई गई थी? संस्थाएं, कुछ संस्थाएं चलाई गई थी। और उन संस्थाओं के लिए क्या है? नंबर 1 संस्था का नाम है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं जल राजपुरुष, यानी जल राजेंद्र सिंह। जल पुरुष कहा जाता है इनको, जल पुरुष, जल पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष की संज्ञा दी गई है। और यह जो संस्थाएं हैं कहाँ पर कार्यरत करती है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर कार्यरत है ये वाली जो संस्था है तरुण भारत संघ। कहाँ पर कार्यरत है? ये राजस्थान के अंदर कार्यरत है और राजेंद्र सिंह को जल पुरुष की संज्ञा दी गई है। यहीं पर एक और आता है, मैं एक और बता देता हूँ आपको, भीम संघ। कौन सा? भीम संघ। और भीम संघ कहाँ पर कार्यरत है? यह भी एक संस्था है। ये संस्था कर्नाटक के होलगुंडी में कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अलग से इतनी जानकारी दी गई हैं, आराम से वीडियो को पॉज कर इन बातों को लिख लेंगे। चलिए आगे, मिनी माता रोग हो गया। मिनी माता रोग बता दिया किसकी कमी से, यानी कि कैडमियम धातु की जल में मिलने से इटाई इटाई रोग हो जाता है। और जल में मरकरी यानी पारा के घुल जाने से मिनी माता रोग हो जाता है। जहाँ पर ये जापान में ये वाली घटना हुई थी, मिनी माता रोग वाली। आगे, दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? यानी कि दूषित जल में फिटकरी डालने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और जल हो जाता है पानी के पीने योग्य। इसमें हम क्लोरीन मिला करके आप पानी को रख देते हैं और वो पानी जो है पीने के योग्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, सही। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के अलावा धूल के कण और जल वाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 21%। कितनी होती है? अगर 21% इसमें जो होती है वो किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलता है कि 21% क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। और 78% क्या है? 78% जो है इसमें नाइट्रोजन है। कितना? 78%। 78% क्या है इसमें? नाइट्रोजन है। 21% क्या है इसमें? ऑक्सीजन है। चलो यहाँ से थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? पौधों के लिए। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन सर्वाधिक उपयोगी है। ऑक्सीजन किसके लिए उपयोगी है? ऑक्सीजन जो भी मनुष्य प्राणी है उनके जीवित रहने के लिए उपयोगी है। सही है दोस्तों। और अन्य गैसें हैं, यानी कि जैसे कि वायु में, यानी कि 78% हो गया नाइट्रोजन, 21% हो गया क्या? ऑक्सीजन। अब जो अन्य गैसें रह गई उसमें क्या क्या आ जाएंगी? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम हो गया, है ना, ओजोन हो गया, ऑर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये अन्य गैसें इसमें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है?
0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, है ना। हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन और हाइड्रोजन की मात्रा भी इनमें होती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए किस काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों में भोजन बनाने के काम में आती है। क्या, किस काम में? भोजन बनाने के काम। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भोजन बनाने के काम में आती है। और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पृथ्वी को गर्म करने में, पृथ्वी को गर्म करने में भी मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता से पृथ्वी का तापमान जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? हरित, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या हो जाता है? जब जब हमारा पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है? का तापमान, पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होने लगता है। और इससे क्या होता है कि हरित गृह प्रभाव की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। और हरित गृह प्रभाव के बारे में, यानी कि पृथ्वी का जो ऊष्मीयमान होता है वो बढ़ जाता है। इसमें एक फैक्ट और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि, और ये किसने पहचाना था सबसे पहले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे पहले किसने पहचाना था? तो इसको पहचाना था जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर। मैं लिख देता हूँ, जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर। जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे लिख लेंगे। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन्होंने पहचाना था, यानी कि जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के होने से होती है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसको सबसे पहले जो पहचाना था जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने पहचाना था। ठीक है दोस्तों, कारण यही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है CO2 और कुछ गैस और भी होती हैं, जैसे मीथेन, CH2 और CH4 मीथेन को बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए यानी N2O। और जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से ये इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी सारी बातें हैं जो मैंने आपको शेयर की हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस पृथ्वी को गर्म करने में मदद करती है? ये हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, तो यही वाला क्वेश्चन अभी करा दिया था। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव होता है। ये किसका होता है? ग्रीन इफेक्ट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? तो यहाँ से क्वेश्चन है, वायुमंडल की जो परतें हैं 5 भागों में विभाजित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। यानी कि क्षोभ मंडल का मतलब होता है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल नहीं देगा, ट्रोपोस्फेयर कह देगा। ट्रोपोस्फेयर, तो यहाँ ये ट्रोपोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की, सबसे पहली परत होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत, यानी कि ध्रुवों पर इसकी जो लंबाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी जो लंबाई होती है वो 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मापी जाती है। और औसत ऊंचाई जो होती है उसकी 13 किलोमीटर होती है। 13 किलोमीटर। दोबारा सुन लेंगे। सबसे निचली परत है ध्रुवों पर, यानी कि ध्रुवों पर यानी पोल पर इसकी जो लंबाई होगी वो 8 किलोमीटर होगी। और इसकी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवतीय रेखा से जो नापेंगे इसको 18 किलोमीटर होगी।
औसतन जो इसकी ऊंचाई होगी वो 13 किलोमीटर होगी। और जल जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने चेंजेस आते हैं हमारे, वो सारे के सारे इसी ही परत में आते हैं। यानी कि बादलों का बनना, आंधी आना, बर्फ का गिरना, सारे के सारे जो जितने भी हमारे परिवर्तन होंगे, जलवायु परिवर्तन, इसी ही हम मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, किस में ओजोन गैस पाई जाती है, यानी किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल का मतलब होता है ट्रेटोस्फेयर है, ट्रेटोस्फेयर। अब इस मंडल की थोड़ा ऐसी बात सुन लेंगे। इस मंडल में क्या होता है, तापमान सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और तापमान क्या रहता है, टेम्परेचर जो रहता है इसमें स्थिर रहता है। पहली बात, सबसे पहली बात, जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट बात है, इसमें इस मंडल में किसी भी तरह की जलवायु परिवर्तन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्यों, टेम्परेचर इसमें क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसीलिए से इसमें क्या नहीं होता, जलवायु परिवर्तन नहीं होता। और इसीलिए इस मंडल को में जो वायुयान जो होते हैं उड़ने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है, कि वायुयान आदर्श मंडल है ये। और यहाँ पर मतलब कोई भी गर्जन, बिजली चमकना, गर्जन होना, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि समताप है और आराम से इसमें वायुयान आदर्श मंडल है, चल सकते हैं। इस मंडल में ओजोन गैस, ये वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। तो समताप मंडल, यानी कि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। और जो ओजोन गैस क्या होती है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती हैं, या जो पृथ्वी तक पहुंचने जो निकलती है, उसको ओजोन जो परत होती है उसको रोक लेती है। जो ओजोन परत होती है, जब वहाँ से वायु यानी कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, जब नीचे आती हैं, तो यहाँ पर जो समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर आते आते ये परत जो होती है उसको रोक लेती हैं। यहाँ से ये रोक लेती हैं। जब ये रोक लेंगी, ये हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में, तो अगर ये डायरेक्टली आती हैं तो इसमें हमारे शरीर में क्या हो जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा, ये त्वचा कैंसर बोलते हैं, यानी कि स्किन कैंसर हो सकता है, यानी हो ही जाता है। अगला यहाँ पर एक बात आती है कि ओजोन की बात आ गई, ओजोन गैस। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बार कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बात थी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से चलते हैं। चलो ज़्यादा सी और छोटी सी बात कर लेते हैं। ओजोन छिद्र की वाली इसमें आया था कि ओजोन छिद्र को किस इकाई में मापा जाता है। तो ओजोन छिद्र को डाप्सन में मापा जाता है। ओजोन छिद्र को किस में मापा जाता है, डाप्सन में। यहाँ से कुछ चीज़ें एक और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें क्षोभ मंडल दे दिया, समताप मंडल दे दिया। नंबर 3 पे एक मंडल आता है, इसको हम बोलते हैं मध्य मंडल, यानी कि मिजोस्फेयर। इसके बारे में ज़रा सी बात कर लेंगे, मिजोस्फेयर के बारे में। सबसे ज़्यादा ठंडा सबसे ज़्यादा ठंडा जो रहता है वो मिजोस्फेयर रहता है, यानी मध्य मंडल। -100 डिग्री मानो, -100 डिग्री तक इसका रहता है। -100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसमें रहता है, यानी कि सबसे ठंडा जो रहता है वो ये रहता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो बताया था मैंने, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर एंड समताप मंडल, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है उसमें। इसमें क्या रहेगा, माइनस में, टेम्परेचर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यानी कि सबसे ठंडा अगर ये पूछता है, वह कौन सा पृथ्वी वायुमंडल का वह कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, या वह वायुमंडल का वह कौन सा भाग है जो
जिसमें तापमान स्थिर रहता है, तो स्थिर रहता है वो रहेगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समतापमंडल में। और जिसमें कि सबसे ज़्यादा ठंडा तापमान किस में रहेगा, -100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा मध्यमंडल में, यानी मध्यमंडल का मतलब आ गया मीजोस्फेयर। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो उल्का पिंड आते हैं वो जलकर क्या हो जाते हैं, यहीं समाप्त हो जाते हैं जो उल्का पिंड आते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहीं से एक मंडल और आता है जिसे हम बाह्य मंडल या आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन मंडल। एक और होता है जिसे हम आयन मंडल बोलते हैं, जिसमें कि मतलब ये इस मंडल में क्या होता है, रेडियो की तरंगें, जो रेडियो की तरंगें परावर्तित तरंगें जो होती हैं, रेडियो, टेलीफोन, ये फ़ोन, ये सारी की सारी जो तरंगें होती हैं वापस जो जहाँ तक पहुँचती हैं ये वापस हमारे पास आती हैं, तो आयन मंडल से होकर वापस आती हैं। और इस मंडल में जो भी क्या होती हैं, उल्कापिंड इस पर इसमें भी जाके पहुँचते ही जल जाते हैं। और एक और मंडल है इसका, पांचवा मंडल है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर, सबसे ऊपरी परत। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है यानी कि एक्सोस्फेयर, जिसमें हम बहिर्मंडल बोलते हैं। और इसमें किस गैस की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, इस मंडल में सबसे ज़्यादा अधिकता होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कॉमा, हाइड्रोजन के बाद में रहती है सबसे ज़्यादा इसकी हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, इन गैसों की अधिकता पाई जाती है। और अंतरिक्ष, इस मंडल के बाद क्या शुरू हो जाता है, इस मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। इन मंडलों के बाद क्या शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष। ठीक है दोस्तों। चलिए, किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए, ये तो हो गया था। ओजोन छिद्र को डाप्सन में जल है एक सार्वत्रिक विलयन, यानी कि सार्वत्रिक विलयन यानी कि ठोस, गैस और तरल पदार्थ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल, जिस जल स्रोत का योगदान अधिक है क्या है वो, ग्लेशियर है। ग्लेशियर है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर है। सी टेट, केवीएस, सुपर टेट, यूपी टेट, यहाँ तक के यूपीएससी के भी सब पहले एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जाने की सी टेट में और केवीएस में, केवीएस का तो टोटल सिलेबस ही यही दे रखा है कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पहले तो आपको यहीं से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, इसके बाद आप चाहे आउट ऑफ कुछ सिलेबस सारा कुछ एनसीईआरटी से ही है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ की कुछ बुक्स हैं। नाइन्थ में एक चैप्टर है भोजन वाला चैप्टर, यानी 11th की बायोलॉजी का है, वहाँ से निकाल लेंगे। तो केवीएस तो यहीं से, यानी कि पर्यावरण अध्ययन तो यहीं से आपको क्लियर हो ही जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं वायुमंडल, यानी कि सही सुमेलित हैं जल का प्रतिशत वायुमंडल से कितना होता है, 0.001%। भूगर्भ यानी कि भूमि के अंदर से कहाँ से कितना होता है, 0.625%। महासागरों से कितना होता है, 97.2%। और ग्लेशियर एवं ध्रुवों पर में जमी बर्फ से कितना मिलता है, 2.15%। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो वायुमंडल से 0.01%, भूगर्भ से 6.625%, महासागरों से 97.2%, ग्लेशियर से जो मिलता है ध्रुवों में जमी बर्फ कितनी होती है, 2.15%। आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन तो शायद करा दिया था। यानी कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। समुद्र का जल पीने के योग्य है कितना, ओनली 0.65%। बीओडी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बीओडी 5 क्या है, यानी कि बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 days। ये बीओडी यानी कि बाहरी जल को मापने के लिए बायोडी है, बायो बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days। अगला क्वेश्चन है, यानी कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर क्या इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जिससे कि हमारी त्वचा क्या हो जाती है,
त्वचा भी, और जिससे कि मतलब क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। लंदन धूम्र पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। शीतकाल में लंदन में धूम्र पाए, मतलब लंदन धूम्र का मतलब होता है कि वहाँ पे कोहरा की तरह से बन जाता है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे शीतकाल में सुबह के समय ये अधिकतर होता है। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है टेक्सटाइल में। हाँ, जब ये टेक्सटाइल का यानी कि जो बुनकर वगैरह होते हैं और जो इसका वर्क कर टेक्सटाइल का वर्क करते हैं, तो इनसे इनसे क्या होता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है उनके लिए। किस गैस की गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से बनती है, किसके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से बन जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैस्टिस्टेर फ्यूरियर ने। क्वेश्चन ये करा दिया है, जीन बैस्टिस्टेर फ्यूरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जो वैश्विक तापमान यानी कार्बन की मात्रा जो जितनी बढ़ी जा रही है तापमान में, ये सीधी सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा ये क्या है, उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं, अम्ल वर्षा क्या होती है, और अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं क्या, HNO3 इंटू H2SO4 दोनों। अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं, तो अम्ल वर्षा के बारे में ज़रा सी दोस्तों बात कर लेते हैं कि अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है, और एसिड रेन में क्या होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और पानी के साथ जो मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है H2SO4 H2SO4, जो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल जो बन जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में NOx, इसके साथ जो मिल जाता है तो इससे क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यानी NHNO3 नाइट्रिक अम्ल बन का निर्माण हो जाता है, और इससे क्या होती है, अम्ल वर्षा। यानी कि H2SO4 और HNO3 इन दोनों के साथ मिलकर बारिश के साथ में पृथ्वी पर आते हैं, तो जब ये दोनों चीज़ें पृथ्वी पर आती हैं तो इसको बोलते हैं यानी कि एसिड रेन। दोबारा समझ में नहीं आया, दोबारा समझ लो। यानी कि वायु में जो मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2 सल्फर डाई, और ये पानी के साथ जब मिलता है तो क्या बन जाएगा, जब इस अभिक्रिया होगी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा H2SO4, यानी कि ये जब जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों के साथ जब बनेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NOx। जब ये आएगा नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में बदल जाएगा NHNO3, और इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा जो होता है पौधों को हानि पहुंचाती है, और यह प्रकाश संश्लेषण को भी धीमा कर देती है, और यह मिट्टी की जो अम्लीयता होती है उसको भी क्या बढ़ा देती है, और जीवों को भी ये हानिकारक है। और सबसे बड़ी बात तो इसकी ये होती है एसिड रेन की, जो हमारी इमारतें भवन इनके जो रंग होते हैं, यानी ताजमहल का जो कलर है फीका क्यों पड़ रहा है, यानी कि एसिड रेन के कारण। यानी कि इसको बोलते हैं हम स्टोन कैंसर, मालवर यानी कि मार्वल कैंसर बोलते हैं, स्टोन लेप्रोसी भी बोलते हैं। तो इसके लिए समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कितने स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अगर 200
डाप्सन यानी कि डी स्तर से नीचे जब आ जाती है तो समझो इसके जो छिद्र में की संज्ञा, जब इसमें इसको छिद्र की संज्ञा दी जाती है अगर 200 डाप्सन से नीचे आ जाएगा। विश्व ऊष्मीयमान के लिए एक कारक है, क्या कारक है? ये है वाहनों से निकलने वाली गैस। महासागर में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना सबसे बड़ा इसका कारण है। आगे, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फ्यूरिक मिश्रित गैस है SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को किसके द्वारा संरक्षित सुरक्षित रहती है? ओजोन स्तर के। महासागर पृथ्वी महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए है, जो लगभग कितना है? 3/4। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का उदाहरण है धुआं और कुहासा। सुबह सुबह धुआं और कुहासा के कारण ही क्या होता है? लंदन धूम्र। यानी कि सर्दियों के सुबह में, अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह जो दिखने वाला कुहासा जो होता है और धुआं धुंध से दिखाई देती है, वह कहाँ पर? लंदन धूम्र के नाम से जानी जाती है। और वहाँ से दुर्घटना की संभावनाएं जो होती हैं और सांस लेने की बीमारी से अधिक हो जाती है, तो ये लंदन धूम्र के नाम से जानी जाती है। वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? आपको पता है 21% है। परम तापक्रम पैमाना है केल्विन। ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? नाइट्रोजन, यानी कि 70%। आपको पता है वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। क्या है? धुआं। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे? जल से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारक है नागरीकरण। वायु मंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 78.09%। किसका वेग अधिकतम है? प्रकाश का। कम समय में अधिक क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं दोस्तों, और आप समझ सकते हो मतलब ये पूरा चैप्टर मेरे को आज फिनिश करना है, तो इसलिए मैं जल्दी ही क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग से एक्सप्लेन बहुत कम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक छोटी जानकारी देता हूँ। एक भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बता देते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, इस क्योंकि यहाँ पे जब बात चल रही है इसी की, तो यहाँ पे एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह घटना यानी कि एक फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी, कारखाना था भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। तो ये जो घटना हुई थी 2 अक्टूबर में हुई थी, सॉरी 2 दिसंबर में, अक्टूबर नहीं 2 दिसंबर में 1984 में ये भोपाल गैस त्रासदी के नाम से मशहूर हुई ये घटना। इसमें सबसे बड़ा कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होना। एम मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होना, यह एक जहरीली गैस थी जिसका रिसाव हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 8,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, और श्वास और आँख संबंधी सबसे ज़्यादा बीमारियां इसमें होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी एक बात थी जो मैंने आपको शेयर करी है। आगे चलते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नाम समूह संबंधित है पुरानी झीलों के निर्मित करने के लिए। राजस्थान में अभी चल रहा है तरुण भारत संघ। और जल पुरुष की संज्ञा किसके दी? राजेंद्र सिंह को दी गई है, पहले आपको बता दिया था। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लय पानी में फिटकरी डालती है, क्योंकि हल्के निलंबित अपद्रव्य क्या होते हैं उसमें
अवसादित करने के लिए, क्या करने के लिए? अवसादित करने के लिए, जो नीचे बैठ जाए और उससे पानी जो हो जाए वो स्वच्छ हो जाए। मछली घर यानी कि एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है, क्योंकि अधिक वहाँ क्या हो, में अधिक ऑक्सीजन के पानी में घुलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तन होने के प्रक्रम को कहते हैं जल चक्र। जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? जब अगर जल में लवण मिल जाते हैं तो क्वथनांक में क्या हो जाती है? उसकी वृद्धि। महासागरों में घुले हुए लवण में जिस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। आगे है कि सबसे अधिक लवणीय महासागर कौन था? डेड सी यानी कि मृत सागर। झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं, यानी झील में बर्फ जमने के बाद मछलियां क्या होती हैं? जीवित रह लेती हैं, क्योंकि झील के जल का घनत्व बर्फ के से क्या होता है? अधिक होता है। किसका घनत्व अधिक होता है? बर्फ से अधिक होता है जल के, झील के जल का घनत्व, इसलिए वो क्या रह जाती हैं? जीवित रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फीली पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की वे बाहरी सतह जल के कण दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण है द्रवीकरण। क्या कारण है इसका? द्रवीकरण के कारण जल बर्फीली जब बर्फीला पानी जल में उसमें ग्लास में डाला जाता है तो ये कुछ बूंदें बाहर दिखाई देने लगती हैं द्रवीकरण के कारण। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? यानी कि पानी जो होता है वो जमने पर क्या होता है? फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। भारी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन के लिए, यानी कि वैद्युत बनाने के लिए सबसे भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पेयजल की विशेषता क्या होती है? आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन, यानी कि जितनी मात्रा आपको चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली रहेगी तो वो शुद्ध पेयजल की विशेषता है ये। तरुण भारत संघ कार्यरत है राजस्थान में, पहला बता दिया था। स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आया था कि स्पर्श गंगा अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बता दिया था पहले। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का अधिकतम जो घनत्व होगा क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। अगला क्वेश्चन, जल को हम शुद्ध कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक तो हम जल को छान कर सकते हैं, जल को उबाल कर सकते हैं, जल में क्लोरीन डालकर भी हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल की खोज किसने की थी? यूरो तथा वाशरबर्न ने 1932 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लेता है। अब ये नहीं पूछेगा भारी जल का सूत्र क्या है D2O, किसमें? बंधक के काम में आता है। अब ये यहाँ से ये पूछ सकता है कि भारी जल की खोज किसने की थी? यूरो तथा वाशरबर्न ने 1932 में। भारी जल का उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम के निर्माण में या में कृत्रिम तत्वों के रूपांतरण में, नाभिकीय संरचना यानी बिजली बनाने में और मंदक के रूप में। अगला, जल की कठोरता का क्या कारण होता है? जल की कठोरता का कारण होता है कि जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट के लवणों का घुलना। जल को शुद्ध करने के लिए कुओं में डाला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए जो कुएं होते हैं उसमें क्या मिला दिया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा और ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी है हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस और अतिसार और डायरिया। ये जल प्रदूषित से होने, यहाँ से पूछ लेगा हैजा किससे होता है? प्रदूषित जल से। पीलिया क्या होता है? प्रदूषित जल से। टाइफाइड, पेचिस, अतिसार, डायरिया, सारे के सारे जो जितनी डिसीज हैं ये किससे होती हैं? प्रदूषित जल पीने से होती हैं। अगला क्वेश्चन है,
जल स्रोत का घनत्व अधिक है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्टोन लेप्रोसी मैंने बताया था। लेप्रोसी जो होती है, स्टोन लेप्रोसी, पत्थरों का गलना, यानी कि पत्थरों पर का जो कलर है उनका फीका पड़ जाना, यानी कि क्या है, सीधा सीधा है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के साथ पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx, और ये सब पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है HNO3। ठीक है दोस्तों। लंदन धूम्र दिखाई देता है, बता दिया था सुबह को, यानी कि किस धूम्र वायु प्रदूषण नहीं होगा, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग, यदि सभी जने वाहनों का प्रयोग करेंगे, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG, कंपोस्ट नेचुरल गैस का प्रयोग करेंगे, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस का प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रदूषित यानी कि वायु प्रदूषण नहीं होगा। सबसे ज़्यादा वायु दाब पाया जाता है समुद्री सतह पर, सबसे ज़्यादा वायु दाब पाया जाता है। पछुआ पवन का उदाहरण है स्थायी पवन। स्थायी दे देगा, स्थायी पवन किसका उदाहरण है, पछुआ पवन का। सेल्सियम, फ़ारेनहाइट, केल्विन किसके क्या है, ये ऊष्मा, इन ऊष्मा मापते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर तापमापी में मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठोस वस्तुओं का में ऊष्मा का संचालन के द्वारा होता है चलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, किस विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बर्फ का गलनांक बिंदु। कांच उदाहरण है किसका, पारदर्शी वस्तु का। छाया निर्माण के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है, छाया निर्माण के लिए किस वस्तु निर्माण की आवश्यकता होती है, वस्तु की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु एवं पर्दा की। प्रकाश का मार्ग होता है सरल रेखीय होता है, कैसा होता है, सरल रेखीय। रात में तारे रात में तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। वर्ण विक्षेप में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में। किस घटना के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है उगते और डूबते सूर्य का लाल, दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद होना, ये क्या है, यानी कि प्रकीर्णन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में बैंगनी और जामनी के बाद कौन सा रंग आता है, नीला रंग, यानी नीला रंग। बेबी गौर को लिख कर लेंगे। ध्वनि आवृत्ति की इकाई है डेसिबल, कितनी, डेसिबल है, यानी ध्वनि आवृत्ति की जो इकाई होती है किस में मापते हैं, डेसिबल में। सामान्यतः बातचीत की जो तीव्रता, हम सामान्य बातचीत की जो तीव्रता होती है ये 60 डेसिबल होता है। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि का जो तारत्व यानी पिच होती है ज़्यादा होती है। अगर तारत्व ज़्यादा होगा तो आवाज़ कैसी होगी, पतली होगी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। किस जीव के अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, यानी कि जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं कौन कौन सुनते हैं, गैंडा, हाथी और व्हेल। गैंडा, हाथी, व्हेल अपश्रव्य जो तरंगें होती हैं उनको ये सुन सकते हैं। वायु दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है, यानी कि बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में क्या आती है, नमी आ जाती है, इससे बैरोमीटर से नापा जाता है। यानी कि बैरोमीटर। वायुमंडलीय प्रदूषित अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, SO2 क्या है, बता दिया था अभी, SO2 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग है गैसों का विस्तार है किसका? CO2 का, यानी का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैस है 99% है, 1% में आपको बता दिया था, बाकी अदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वातावरण की सतह पे ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। अभी क्वेश्चन कराया था। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कौन सा होता है? पहला होता है बैंगनी, फिर होता है नीला, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयल के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव कहाँ पर होगा? इसके रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि अगर बंद कमरे में यदि कोई 3 या 4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी, यहाँ पर अंगीठी लिखा हुआ है, ये कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इससे खतरनाक प्रभाव होगा कि रक्त यानी खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है? 1 to यानी कि 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका क्वथनांक हो जाता है। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित यानी क्षरण होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ना, जो अपशिष्ट है उनको पानी में छोड़ना और पारे का जल में मिलना, मिनी माता रोग। और इटाई रोग मैंने आपको बता ही दिया था। आगे है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? महाराष्ट्र। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को, पराबैंगनी किरणों को रोकता है? भूमिगत जल को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए किसका उपाय सर्वाधिक उचित है? यानी पाताल तोड़ कुओं का और अधिक निर्माण किए जाएं। नेक्स्ट और थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। भूमि के जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए तो हो गया था पाताल तोड़ कुओं का अधिक से अधिक क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बता दिया था आपको। मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और ऐसा अगर चलो तो मैं इसका दोबारा मैं आपको और बता देता हूँ। यह घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, यानी कि 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, और इसमें कम से कम 8000 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस होती है, उसके रिसाव के कारण। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बताया था मध्यमंडल है। नदी के प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है DOB में, बता दिया था अभी। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन HCH4। तो हमारी ये सीरीज़ दोस्तों अब समाप्त होती है। तो प्लीज़ यदि आपको ज़रा सी भी मेहनत लगती है कि मेहनत की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। इससे आपका पैसा या आपका कुछ खर्च तो होता नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है एक यूट्यूबर के लिए, जो आगे बनाने के लिए सोचता है कि हाँ कि चलो आगे बना दी जाए। बड़े बड़े यूट्यूबर तो बहुत है, उनके पास तो काफ़ी आ जाता है, पर ये भी एक आपके लिए एक, ये नहीं है कि अलग से कुछ दिया जा रहा है, बिल्कुल NCERT ही है जो आपको दी जा रही है। आप ना, अगर आपको ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, ये NCERT है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग आवर चैनल। अपना चैनल है।